गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मित्रण आप सभी का स्टडी पॉइंट में अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का कल एग्जाम है और जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, लैंग्वेज एक्रोस कैरिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम के परे भाषा। ठीक है, तो इसकी आपकी तैयारी हो चुकी है। मैंने बता भी दिया सुबह वीडियो में कि आपने क्या क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स में बच्चों को दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज थोड़ी सी मैराथन क्लास लेके आया हूं। तो हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे सब कुछ। ठीक है, जितने डाटा है, जितनी आपके टॉपिक मेन है, उनको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा, समझ लीजिएगा ठीक से। और जो बचे हुए बच्चे हैं, क्योंकि कल एग्जाम है, तो बच्चों को आप कम फोकस है हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि उनको लग नहीं रहा होगा कि अब कोई क्लास आएगी, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, देखिए क्या है लैंग्वेज एक्रोस कैरिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम के परे भाषा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर, ये किसका नाम है, बुक का नाम है। और सबसे पहले जो टॉपिक आया है हमारा, क्या आया है, भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा देखिए क्या है, ध्वनि चिन्हों का वह क्रमबद्ध समूह है, ध्वनि चिन्हों का वह समूह, वह क्रमबद्ध समूह है जो एक व्यक्ति द्वारा अपने विचार, भाव, इच्छा आदि दूसरे व्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, मतलब भाषा क्या है, ध्वनि चिन्हों का वह क्रमबद्ध समूह है जो एक व्यक्ति द्वारा अपने विचार, भाव या इच्छाओं को सामने वाले या दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करने का एक माध्यम है, या उसके द्वारा दी गई सभी विचारों को ग्रहण करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि संप्रेषण था हमारा विचारों का आदान प्रदान, वैसे ही यहां हमारा क्या है, अपने विचारों, भाव या इच्छाओं को प्रकट कर दे, सामने वाले को समझा दे अपनी भाषा में, जिस भाषा में वो समझेगा वही भाषा हमारे लिए अच्छी है, तो वो क्या है, भाषा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या है, देख लीजिएगा आप, इसको नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सभी टॉपिक हमें कवर करने हैं आज। ठीक है, फिर आती है भाषा की प्रकृति। ठीक है, भाषा की प्रकृति। अब देखिए प्रकृति क्या होती है, प्रकृति जितनी भाषाएं हैं, अब देखिए अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, मतलब एक भाषा तो है नहीं। हमारे देश में अगर हम अपने देश की बात करें तो कितनी भाषाएं हैं, 100, 200, 250, जितनी भी हो, मतलब बहुत ज्यादा भाषाएं हैं। क्षेत्र के हिसाब से ये भाषाएं परिवर्तन होती रहती है, तो हर एक भाषा की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और इनके जो तत्व होते हैं, मान लीजिए भाषा के तत्व, तो एक होता है ध्वनि, एक होता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि में क्या क्या हो सकता है, देखिए जो आवाज होती है, जो साउंड निकलती है, जिसे हम सुनकर पहचान लेते हैं कि कोई आवाज है, कोई भाषा है। सपोज दैट आप देखिए क्या होता है कि सायरन बजे, ठीक है, एम्बुलेंस का सायरन बजे तो एक साउंड निकलती है, एक आवाज निकलती है, तो वो एक भाषा है लोगों को सचेत करने के लिए कि हाँ इमरजेंसी है, आप प्लीज रास्ता दीजिए। ठीक है, तो उस आवाज को सुनकर ही हम लोग क्या अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो ध्वनि मतलब, और वैसे भी मनुष्य जाति में एक मनुष्य जाति ही पृथ्वी पर या हमारे वातावरण पर एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो भाषा को आदान प्रदान, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए क्या करता है, प्रयोग, भाषा का प्रयोग करता है। नहीं तो जानवर क्या किसी भाषा का, किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, नहीं, लेकिन मनुष्य अलग अलग तरीके की भाषाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, अब ध्वनि के साथ इसमें क्या है, व्याकरण, व्याकरण, शब्द समूह, शब्द
समूह, ठीक है, शब्दों का समूह या विषय से संबंधित, विषय से संबंधित, ठीक है, विषय से संबंधित। तो ये क्या है, भाषा के तत्व हैं। एक तो नॉर्मल ध्वनि के द्वारा हम पहचान सकते हैं, दूसरा हमारा व्याकरण के रूप से, व्याकरण के रूप से आप जानते हैं कि शब्दों का जो समूह होता है व्याकरण के रूप से ग्रामेटिकल तरीके से हम जब उनको क्रम से रखेंगे तभी कोई एक वाक्य बनेगा, तभी उसी से हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाने का या एक पैसेज बनाने का या एक कोई अर्थपूर्ण बात बताने का एक माध्यम है, ठीक है। और विषय संबंधित मतलब हर एक भाषा का एक या किसी भी विचारों के आदान प्रदान का एक विषय होना चाहिए, एक संबंधित, उससे क्या होनी चाहिए, हमारी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ की बात। अब देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक जो आपका आएगा, क्या आएगा, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए, परंपरागत संपत्ति, परंपरागत संपत्ति, परंपरागत संपत्ति, ठीक है। परंपरागत संपत्ति से मतलब मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। फिर है हमारा अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति, ठीक है। फिर क्या है हमारा थर्ड नंबर, सामाजिक निधि, सामाजिक निधि या समाज द्वारा प्राप्त की गई एक वस्तु या कोई विशेष, ठीक है। फिर है हमारा परिवर्तनशील, ठीक है, विशेषता की बात चल रही है, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, ठीक है। इसी तरह आगे भी आपका क्या है, अनुकरण, अनुकरण द्वारा अर्जित, अनुकरण द्वारा अर्जित, ठीक है। और लास्ट है हमारा क्या, 6 नंबर, कठिन से सरल की ओर, ठीक है, कठिन से सरल की ओर, ठीक है। राइटिंग वाइटिंग पे कम ध्यान दीजिए, आप स्पीड से पढ़ते रहिए उसका, ठीक है। होता क्या है, देखिए, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, एक होती है परंपरागत। परंपरागत मतलब जैसे कि हमारे यहाँ सपोज दैट कोई नया बेबी आया, ठीक है, तो वो क्या सीखेगा, वही भाषा सीखेगा जैसा उसका परिवार बोलता होगा, जैसे उसके माता पिता बोलते हैं, जैसे उसकी फैमिली बोलती है, या जो हमें पहले से परंपरागत तरीके से चली आ रही है चीजें, है ना, उन सब चीजों के अनुसार ही वो क्या सीखेगा, भाषा सीखेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कोई बदलाव होगा नहीं, ये परंपरागत चली आ रही है तो उसको परंपरा के अनुसार ही वो भाषा, वो संस्कृति प्राप्त होगी, ठीक है। फिर क्या है, अर्जित। अर्जित करना मतलब चीजों को लेना या बढ़ाना, ठीक है, चीजों को बढ़ाना मतलब जब उसका शब्दकोश का भंडार में वृद्धि होगी, जब वह भाषा की नॉलेज लेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी नॉलेज में वृद्धि होगी, ठीक है। तो वो भाषा को अर्जित करता है। जब घर पे रहेगा तो वो नॉर्मल भाषा मम्मी पापा के साथ जैसे वो सुनेगा वैसे बोलेगा, लेकिन जब समाज में धीरे धीरे निकलता है, सुनता है चीजों को, तो वो ऑब्जर्व करता है उन चीजों को, ठीक है। तो उन चीजों को जब वो ऑब्जर्व करेगा तो उसका क्या होगा, जो ज्ञान होगा वो बढ़ेगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, सामाजिक निधि। आप समझते हैं कि समाज ही हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समाज ही सब कुछ है, ठीक है। तो समाज के हिसाब से क्या करता है, एक बालक समाज के अनुसार ही समाज में रहकर चीजों को सीखता है, ठीक है। अच्छे लोगों में रहेगा, अच्छे समाज में रहेगा तो अच्छी बातें सीखेगा, अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा, अच्छी लैंग्वेज का यूज करेगा। गंदे लोगों में रहेगा, बुरे लोगों में रहेगा तो बुरी भाषा मतलब गलत भाषा का प्रयोग करेगा, गलत चीजों का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, सामाजिक विधि मतलब समाज से वह चीजों को सीखकर अपनी भाषा को अर्जित करेगा, मतलब बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, परिवर्तनशील। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसे, जब छोटा बच्चा होगा तो कुछ बोलेगा, जब बड़ा होगा तो कुछ बोलेगा, जब और ज्यादा बड़ा होगा तो कुछ और बोलेगा, मतलब समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, चेंज होती रहती है। उसके बाद क्या है, अनुकरण द्वारा अर्जित। अनुकरण जानते हैं आप, याद करना, सीखना, लर्निंग, ये सब अनुकरण होता है, ठीक है।
तो अनुकरण करके मतलब सीख कर, मैंने भी बोला जैसे समाज, जैसी फैमिली, जैसे सदस्यों के बीच में व्यक्ति रहता है, भाषा को क्या करता है, अनुकरण करता है, याद करता है, वैसे ही सीखने का और उनको ऑब्जर्व करने का प्रयास करेगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा कठिन से सरल की ओर। आप देखिए जब बच्चा स्टार्ट करता है तो उसको बड़ी कठिनाई होती है चीजों को सीखने में, ऐसे अनार, ई से इमली, आ से आम, ये सब सीखने में क्या होता है, बालक को दिक्कत होती है, उसको बड़ा टफ लगता है चीज कि क्या है कैसे है। लेकिन जब वो सीख जाता है तो उसके बाद क्या हो जाती है, चीजें सरल हो जाती है। उनको जब सीख जाएगा तो वो सारी चीजें समझने लगेगा, अच्छे से लोगों को समझाने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी भाषा की विशेषताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। देखिए ये चीजें समझ गए होंगे आप अच्छे से, उम्मीद करता हूँ सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, भाषा एवं समाज। ठीक है, भाषा एवं समाज। अब बात करेंगे हम भाषा और समाज की। भाषा एवं समाज का संबंध, भाषा एवं समाज का संबंध। ठीक है, भाषा एवं समाज का संबंध। देखिए समाज और भाषा दोनों आपस में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे जब हम समाज में जाते हैं तो सामाजिकता से हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। ठीक है, समाज से हम भाषा को अर्जित भी करते हैं और समाज को हम भाषा सिखाते भी हैं। समझ रहे आप? देखिए व्यक्ति दो तरह का होता है। ठीक, एक होता है कैसा, एक कैसा होगा, बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी। ठीक, एक होता है हमारा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ठीक है, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। ये होता है कैसा, ये अपने विचारों को दूसरों तक क्या करता है, देता है, अपनी भाषा के अनुसार या अपनी भाषा के द्वारा अपनी बातों को सामने वाले तक रखता है, अपने विचारों को, अपनी जो आदान प्रदान करने वाली क्रियाएं होती है, सोच होती है, विचार होते हैं, इच्छाएं होती हैं या कोई कथन होता है, तो वो क्या करता है, सामने वाले तक, लोगों तक रखता है। और ये जो व्यक्ति होता है ये केवल अपने आप में रहने वाला व्यक्ति होता है, ये किसी से ज्यादा क्या करता है, बातें नहीं करता, न विचारों का आदान प्रदान करता है, न चीजों को सीखता है, ना सिखाता है। तो जो बहिर्मुखी इंसान होगा या व्यक्ति होगा, ये क्या करेगा, ये समाज में जब जाएगा, ठीक है, समाज में जब जाएगा तो ये समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, ये समाज को प्रभावित करता है अपनी भाषा के द्वारा। मतलब आप जब समाज में जाएंगे और अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको अलग नजरिए से, अलग तरीके से देखा जाता है, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अगर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी अच्छे तरीके से बात करेगा, लेकिन हम अगर गलत तरीके से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी कैसे करेगा, गलत तरीके से करेगा। तो यही भाषा और समाज में संबंध है, क्या कि समाज में जब अच्छी भाषा वाला व्यक्ति जाएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है समाज को, लेकिन जब समाज अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा तो वह खुद भी स्वयं भी प्रभावित होता है, किससे, समाज से। देखिए होता क्या है, आप एक पढ़े लिखे समाज में चले जाइए तो वहां आपको पढ़े लिखे समाज की पढ़ी लिखी जैसे बातें, जैसे तरीका होता है बोलचाल का या भाषा जो होगी वो एक अलग तरीके की होती है। एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी में अलग चीजें होती है। घर में हम बोलते हैं नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा परिवर्तन होती है। तो भाषा जब परिवर्तन होगी तो समाज से कभी कभी व्यक्ति प्रभावित होता है, कभी कभी व्यक्ति से समाज प्रभावित होता है। ठीक है, क्या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है। ठीक है, क्या कि भाषा वह माध्यम है। देखिए गर्मी बहुत है, फैन हम चला नहीं रहे क्योंकि आपको माइक में फिर आवाज आती है घर घर वाली, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो समझ गए आप, दो तरह का व्यक्ति होता है, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। तो जो बहिर्मुखी होता है वो अपने विचारों को सामने रखता है, अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा, अच्छे समाज में रहेगा तो वो समाज को प्रभावित करेगा। एक होता है अंतर्मुखी, ये क्या करता है, अगर समाज में गया तो जब इसके साथ अच्छी भाषा का प्रयोग होगा तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। और अरस्तु ने पता क्या बोला है, अरस्तु ने बोला है जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता वह या तो जानवर है या देवता है। समझ रहे हो आप, वह
या तो जानवर है या देवता है। मतलब जो समाज में व्यक्ति रहता है वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही रह सकता है, नहीं तो क्या जानवर मानव प्रजाति से अलग होता है तो उससे कोई मतलब ही नहीं। देवता मानव प्रजाति से ऊपर होता है तो वो मानव के समाज में नहीं रहते। ठीक है, तो इस तरह से ये समझ गए आप इनका संबंध। चलिए अब देखिए आगे। आज की वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, पूरी वीडियो देखने का प्रयास करना, नहीं तो कॉन्सेप्ट अगर एक भी छूट गया और क्वेश्चन वहां से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है जो क्वेश्चन जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ 1% कहीं और से जाए तो आपको देखना, तो आपने तैयार सब कुछ किया, बस एक बार रिवीजन करके आप क्या कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन में इसको अपडेट कर रहे हो, चीजों को आसानी तरीके से समझ रहे हो। फिर देखिए भाषा का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र। अब भाषा का नहीं, भाषा व, ठीक है, भाषा व क्षेत्र। अब देखिए भाषा व क्षेत्र का मतलब क्या है कि भाषा मैंने बोला परिवर्तित होती रहती है समय के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, तो जो क्षेत्र के अनुसार भाषा परिवर्तित होती है, कैसे होती है, देखिए एक भाषा होती है अवधी, ठीक है, एक भाषा होती है ब्रज, एक भाषा होती है उर्दू, ठीक है, एक भाषा होती है हिंदी, एक भाषा होती है संस्कृत, ठीक है, एक भाषा होती है तमिल, एक होती है मलयालम, ठीक है, एक होती है मराठी। ये सब क्या है, भाषाएं, समझ रहे हैं, ये सब भाषाएं हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में यूज की जाने वाली क्या है, उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। अवधि पूर्व में यूज होती है, अब ये ब्रज भाषा भी पूर्व में यूज होती है, ठीक है, उर्दू अलग तरीके से यूज होती है, हिंदी भाषी यूज करते हैं, ठीक है, संस्कृत कौन यूज करते हैं, ब्राह्मण यूज करते हैं, जो पूर्व साइड में जो आज भी ब्रह्मचर्य जीवन यापन कर रहे हैं या जो हमारे गुरु हैं तो वो सब क्या ये यूज कर रहे हैं तमिलनाडु में, ठीक है, तमिल यूज होती है, मलयालम केरल में यूज होती है और मराठी महाराष्ट्र में। तो जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है, ठीक है, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है वैसे वैसे भाषा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, ये समझ गए। अब देखिए भाषा और धर्म, भाषा और धर्म, भाषा व धर्म। अब धर्म में देखिए एक होता है हिंदू धर्म, तो ये कौन सी ज्यादातर लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी। एक होता है मुस्लिम, ठीक है, ये कौन सी भाषा यूज करते हैं, उर्दू, ठीक है। एक होता है पंजाबी, ठीक है, तो ये कौन सी यूज करते हैं, पंजाबी, ठीक। तो इसी तरह जो हमारे अलग अलग धर्म हैं वो सब क्या, धर्म व भाषा आपस में संबंधित हैं। धर्म के अनुसार आपकी जो है क्या चीज होती है, चेंज, भाषा परिवर्तित होती रहती है। जैसे रामचरितमानस अवधी में लिखी है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहब पंजाब के जो पंजाबियों के जो गुरु ग्रंथ साहब है ग्रंथ है वो कैसे लिखा है, पंजाबी में लिखा है, ठीक है। गीता अलग भाषा में लिखी है, तो ठीक है, ये सब चीजें क्या है, अलग अलग उसमें मतलब धर्मों को रिप्रेजेंट करती है अलग अलग भाषा, ठीक है। तो भाषा और धर्म में इस तरह से क्या हुआ, संबंध बना कि अलग अलग धर्म की अलग अलग भाषा होती है, ठीक है, ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भाषा और जेंडर, भाषा व जेंडर या लिंग, ठीक है। देखिए देने को इसमें बहुत कुछ दे रखा है आपके, लेकिन एक सिंपल सी बात समझिए, लिंग क्या होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, ठीक है। अब जिसके लिए हम जो भाषा का जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वो उसी के अनुसार बदलती रहती है। जैसे वह जाता है, इसमें पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। वह जाती है, फीमेल की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप, जाता है, जाती है, ये सब क्या है, कैसा हो रहा है, ये आपके जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप एग्जांपल देके इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, बहुभाषिता, बहुभाषिता, ठीक है। बहुभाषिता देखिए क्या है, बहुभाषिता, बहुभाषिता मतलब मल्टीलिंगुअल,
मतलब कई सारी भाषाओं से मिलकर जो भाषा बने या जो बच्चे सीखे, जो प्रक्रिया बनती है वो बहुभाषिता पर आधारित होती है। जैसे कक्षा में, इसका एग्जांपल समझिए आप, जैसे सपोज दैट कक्षा में क्या करते हैं हम लोग, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक दो भाषा तो है नहीं, ज्यादा भाषा है, तो ये बहुभाषीय शिक्षण कहलाएगा, ठीक है, बहुभाषा कहलाएगा। जैसे तमिल, महाराष्ट्र, मराठी, केरल, बिहार, यूपी, इन सब की भाषा अलग अलग है और सब भाषाओं को हम मिलाकर एक मतलब सब एक व्यक्ति इन सब भाषाओं को सीख ले तो उसको बहुभाषिता की जानकारी होगी, उसको नॉलेज होगी, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बहुभाषिता शिक्षण के लाभ। बहुभाषिता शिक्षण के लाभ, बहुभाषिता शिक्षण के लाभ, ठीक है। बहुभाषिता शिक्षण के लाभ क्या होंगे, देखिए बहुभाषिता शिक्षण के लाभ में देखिए क्या होगा, पहला पॉइंट क्या लाभ होंगे, एक सबसे पहले उसको क्या होगा, व्यापक सोच का विकास होगा उसमें, ठीक है। जब बहुभाषित शिक्षण मतलब मैंने आपको बताया कि में शिक्षण हो, बहुभाषिता शिक्षण कहलाएगा, ठीक है। बहुभाषित, अब बच्चे को क्या लाभ होगा, व्यापक सोच का विकास होगा। व्यापक सोच के विकास का मतलब समझ रहे हैं आप, व्यापक सोच का विकास, अभी मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्या, ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि होगी। उसके बाद आर्थिक विकास की संभावना होगी, ठीक है, क्योंकि आर्थिक विकास सबसे पहले भी है कि यहाँ पर ही सब हम सब मेहनत कर रहे हैं, आर्थिक के लिए लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जॉब चाहिए, सब चीजें वही आर्थिकता का विकास। फिर क्या है हमारा है राजनीति। राजनीति में भी प्रयोग होता है, ठीक है, राजनीति में भी बहुभाषिता का कहीं ना कहीं बहुभाषिता शिक्षण का लाभ होगा। फिर पांचवा हमारा है राष्ट्रीयता, ठीक है, या अंतरराष्ट्रीयता, ठीक है, अंतरराष्ट्रीयता, इसको कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीयता की भावना या के प्रति भावना का विकास, ठीक है, भावना का विकास। अब देखिए समझिए, व्यापक सोच का विकास समझिए आप, जब कोई व्यक्ति एक लिमिटेड क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में रहेगा तो उसका जो ज्ञान होगा वो भी एक लिमिट में रहेगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। आप हर क्लास में अलग अलग शिक्षक के लिए अलग अलग क्लास में जाते हैं, अलग अलग विद्यालय में जाते हैं, धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे ही विद्यालय का रूप भी बदलता चला जाता है, ठीक है। उसी तरह जो होगा ये व्यापक सोच का विकास, मतलब जब किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा की नॉलेज होगी, अंग्रेजी भाषा की नॉलेज होगी, और पूरब में चला जाए तो आपकी कौन सी ब्रज भाषा की नॉलेज हो जाएगी, अवधी भाषा की नॉलेज हो जाएगी, पंजाब में चला जाए तो पंजाबी सीखेगा तो उसके ज्ञान में कहीं क्या होगा, व्यापक होगा। व्यापक मतलब वृद्धि, बड़ा, बहुत बड़ा आकार, तो उसका क्या होगा, व्यापक सोच का विकास होगा, क्योंकि वो अलग अलग समाज में अलग अलग क्षेत्र में घूमेगा तो कहीं ना कहीं चीजें सब चीजें सीखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि, अब जब अलग अलग जगह जाएगा, सारे समाज में रहेगा, लोगों को देखेगा, वातावरण से रहेगा तो वातावरण में कुछ सीखेगा तो उसके ज्ञान में वृद्धि तो ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। फिर क्या है, बहुभाषिता शिक्षण के लिए आर्थिकता का विकास। तो आर्थिकता का विकास, एक बालक को बहुत सारी भाषाएं आती हैं और आपस में वो ट्रांसलेट कर ले, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, उनको बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छे पैकेज, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो आर्थिकता की इनकम उसको अच्छे से होगी। कैसे, चलिए जॉब छोड़िए, एक कोई व्यापारी है, सपोज दैट जब कोई व्यापारी अपना बिजनेस करता है तो अगर उसको मान लीजिए यहाँ का कोई व्यापारी पंजाब चला जाए तो वो पंजाबी लैंग्वेज में अपने व्यापार करने का प्रयास करे, तो उसके क्या करने, और एक हिंदी भाषी कोई जाकर हिंदी में व्यापार करने लगे तो उसके और जो पंजाबी भाषा में कर रहा है दोनों में डिफरेंस होगा, तो आर्थिकता किसकी बढ़ेगी, जो पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज रखता है, ठीक है। फिर राजनीति। राजनीति में क्या होता है, अगर आप अलग अलग देखिए, अब जैसे ममता बनर्जी है, सपोज दैट दिल्ली आती तो हिंदी उनकी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए,
अभी बनारस आ जाए तो उनको अवधी और ब्रजभाषा भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जो हमारी राजनीति में भी उपयोग होती है। फिर क्या है राष्ट्रीयता। सपोज दैट आपको हिंदी आती है, ब्रज आती है, पंजाबी आती है, सब कुछ आता है, इंग्लिश नहीं आती। अब हमें इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की लैंग्वेज है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा भाषाओं का उपयोग होगा, हमें नॉलेज होगी, बालक को नॉलेज होगी, ठीक है, बहुभाषिता शिक्षण से, तो उसको जब नॉलेज होगी तो कहीं कहीं उसके देश के प्रति कहीं ना कहीं कर्तव्य, उसकी भावना, देश प्रेम की भावना, अंतरराष्ट्रीय देश क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के प्रति उसका क्या होगा, ज्ञान में विकास होगा या उसकी भावना का विकास होगा, ठीक है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध जब बनेंगे तो जब उसको कई सारी नॉलेज का मतलब लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उसके काम आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप भाषा विकास के चरण, भाषा विकास के चरण। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ध्यान से समझिएगा। एक बार में नहीं तो 2 बार आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझ जरूर लीजिए। तो भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के चरण, इसमें कुछ क्या है, शब्दावलियां हैं जो आपको परेशान करेगी। जैसे विकास के चरण विकास होता है, बात कैसे कैसे विकास करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड क्रयनंदन, क्रयनंदन, ठीक है। दूसरा भी समझाएंगे, पहले आप क्रयनंदन को समझिए। क्रयनंदन जो होता है ये 2 सप्ताह के बालक, मतलब 2 सप्ताह का जब बालक हो जाता है तो ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देता है। जैसे रोना, ठीक है, रोना और रोना, अपनी चीजों को व्यक्त करना, ठीक है। ये 2 सप्ताह बाद अब बालक करने लगेगा। जैसे कोई नया बेबी आए, सपोज दैट अभी जन्म नवजात शिशु हो, 2 हफ्ते का भी ना हुआ हो, तो क्या वो रोएगा? ज्यादा देखा होगा आपने, वो सोता रहता है। दूध भी पिलाना होता है तो उसको निप्पल से हम खुद पिलाते हैं, ठीक है, या उसकी मम्मी का जब मन होगा तो उसको तब पिलाएंगे, ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो 2 सप्ताह का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 2 सप्ताह का हो जाएगा तो उसको क्या होगा, जैसे ही वो 2 सप्ताह का हो जाएगा और जैसे ही उसको भूख लगेगी, ठीक है, जैसे ही उसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका क्या बोलते हैं बिस्तर गीला हो जाए, वो गीला महसूस करेगा तो रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है अकेलेपन की डर से रोने लगता है, तो ये हो गया। फिर कभी कभी सूसू पॉटी कर लेता है, ठीक है, टॉयलेट कर ले, ठीक है, या उसके कपड़े गीले हो जाएं तो उस वजह से वो रोने लगता है। तो ये सब क्या होता है, क्रयनंदन। एक छोटा बच्चा जब चीजों को बताने लगे रोकर या किसी तरह से मां समझने लगे उसको, तो वो क्या होता है, क्रयनंदन, ठीक है। क्रयनंदन समझ गए आप। जब बालक 2 सप्ताह का होता है, 2 सप्ताह से ऊपर हो जाता है तो वो क्रयनंदन करना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप, ये चीज समझ गए होंगे। क्रयनंदन शब्द को ध्यान रखना, हो सकता है आ जाए, पूछ ले आपसे। फिर इसका एक और शब्द है बलबलाना, ठीक है, बलबलाना। बलबलाना, देखिए बलबलाना, ठीक है। बलबलाना क्या होता है, बलबलाना होगा कि इसमें जो है बालक रोना जो है वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। मतलब या वो ज्यादा रोएगा नहीं। और ये कब होता है, 2 माह के बाद 1.5 साल तक लगभग ये बलबलाने वाला प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि बालक रोगा तो है नहीं, ठीक है, रोना उसका बंद हो गया, लेकिन वो अलग अलग तरीके की आवाज निकालना शुरू कर देता है। जैसे चिल्लाना शुरू कर दे, ठीक है, जैसे चिल्लाना शुरू कर दे, या फिर क्या कर दे, अलग अलग तरह की ध्वनि निकालना शुरू कर दे, ठीक है, या अस्पष्ट तरीके से मतलब बोलना स्टार्ट कर दे। जैसे क्या करता है, इस एज में बालक क्या करता है, बा बा बा, ठीक है, आपने सुना होगा ऐसे होता है, बा 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 बाबा बाबा, इस तरह से बोलने का प्रयास करता है। या फिर क्या करता है, माँ
मा मा, ठीक है, या फिर ला ला ला, ठीक है, या फिर दा दा दा। इस तरह के वर्ड बोलता है। जिस किसी के यहाँ छोटे बच्चे होंगे आप देखना कभी कि इन तरह के वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है तो वो ये क्या होता है, बलबलाना, ठीक है, बलबलाएगा। जब वह रोने का प्रयास करेगा, कुछ करेगा तो गुस्से में बोलेगा, है ना। और जब बोलना स्टार्ट कर देता है तो ऐसे शब्द बोलता है, बाबा, मामा, लाला, दादा या नाना, ना ना ना, ठीक है, ऐसे शब्द वो क्या करता है, बोलता है। तो ये बलबलाना जो होता है यही होता है, ठीक है। भाषा विकास के चरण में ही ये सब चीजें आती है। जब बालक का विकास होगा तो भाषा का भी विकास होता है। अब शुरू में तो वो रो ही रहा था, उसको कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे उसने बलबलाना शुरू किया तो कुछ शब्दों का उसने अस्पष्ट शब्दों का बोलना जो है प्रारंभ कर देता है वो यहाँ से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। जितने भी बच्चे हमारे जो नए भी जुड़ रहे हैं प्लीज वो आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है चैनल। आने वाले समय में यूपीटेट और सीटेट के लिए सब चीजों के लिए हम तैयार करेंगे क्लासें। और देखिए YouTube पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पढ़ने के, लेकिन जो हम आधे घंटे में चीजें पढ़ाते हैं दूसरा चैनल आपको 1.5 घंटा या 1 घंटे क्लास में भी नहीं करा पाते। फालतू की चीजें आपका टाइम वेस्ट कराते हैं। एग्जाम टाइम में आपका टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरे चैनल क्या करते हैं, फालतू की बातें कर आपका चैनल जो है टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आपका टाइम बचा रहे, चीजें आपको समझ में आती रहे। प्रयास यही रहता है कि 100% समझाएं, लेकिन 100% समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, हाव भाव। हाव भाव, हाव भाव समझते हैं आप। हाव भाव में क्या कर देगा, वो मुस्कुराना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मुस्कुराना स्टार्ट करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा, मुंह को आड़ा टेढ़ा बनाना स्टार्ट कर देगा, और क्या करेगा, हाथ फैलाना स्टार्ट कर देगा, हाथ फैलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हाव भाव प्रकट करते हैं। मतलब आपको पता है भाषा क्या होती है, भाषा मुंह से बोले जाने वाली कोई एक ही चीज नहीं होती। शारीरिक हाव भाव भी हमारी एक भाषा है। शारीरिक भाषा कहते हैं ना कि इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये सब यूज कर रहा है आपने, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कितनी गंदी है ना। तो बॉडी लैंग्वेज का सही होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, रोना, हाथ पकड़ना या फैलाना, या फिर कोई किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है बालक, तो ये क्या है, हाव भाव को प्रकट करता है, ठीक है। फिर क्या है हमारा नंबर सेकंड, देखिए आकलन शक्ति का विकास। आकलन शक्ति का विकास। आकलन क्या होता है, मैंने कई वीडियो में आपको समझाया है। आकलन क्या होता है बताइए आप। आकलन होता है पहचानना या ज्ञान को असेसमेंट करना, ठीक है, रिजल्ट देखना। इसमें क्या करता है बालक, अपनी मां को, ठीक है, जो ये हमारा है, इसमें क्या करता है आकलन शक्ति का विकास, अपनी मां को पहचानना स्टार्ट कर देता है। मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, करता है। और मुस्कुराना, मतलब अपनी मां को देख के मुस्कुराने लगता है, पहचान गया, ठीक है, उसको ज्ञान हो गया, उसको नॉलेज हो गई कि ये मेरी मां है, ठीक है। और मां को देखते ही वो क्या करता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, तो उसको आकलन हो जाता है, उसको ये अंदाजा हो जाता है, ये ऑब्जर्व करता है, ये असेसमेंट करता है क्यों, ये मेरी मां है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये कब होगा, 3 या 4 माह के बाद, ठीक है, 3 या 4 माह की उम्र में जब बालक होता है तो आकलन शक्ति का उसका विकास हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए शब्द, अब क्या करेगा, शब्दों की नॉलेज लेगा बालक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, शब्द शक्ति का विकास। शब्द शक्ति का विकास,
शब्द शक्ति का विकास क्या होता है कि बालक की मेमोरी में शब्दों का भंडारण शुरू हो जाता है। ए, आ, ई, ऊ, ठीक है, यह होता है 1.5 साल की उम्र से, ठीक है, 1.5 वर्ष की उम्र से ये बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। आपके यहाँ जो छोटा बच्चा होगा तो पढ़ने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। जैसे आओ, जाओ, खाओ, कुछ शब्दों का मतलब उसके दिमाग में नॉलेज हो जाती है, शब्दों को सीखने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, शब्द शक्ति का विकास, मतलब शब्दों की शक्ति को क्या करता है, वो विकास करता है उसका, शब्द सीख सीख कर, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर है हमारा, देखिए भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास के सिद्धांत, ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत। देखिए है तो कई सारे, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, जो आपके शिक्षण के सिद्धांत है ना, वही सब इसी में आते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 1, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ठीक है। फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। फिर क्या है हमारा, सामाजिकता का सिद्धांत, देखिए भी है सामाजिकता का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिकता का सिद्धांत। फिर क्या है हमारा, बहुभाषिता का सिद्धांत, बहुभाषिता का सिद्धांत, ठीक है। ये सब क्या है, सिद्धांत है, बहुभाषिता का सिद्धांत। ये सब सिद्धांत क्या है कि जब हम भाषा सीखते हैं या कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी विषय सीखते हैं, कुछ भी सीखें, तो सीखने के जो हमारे सिद्धांत लगभग एक जैसे होते हैं। सबसे पहले हम सरल चीजों को याद करते हैं, ठीक है, फिर कठिन की ओर जाते हैं, मतलब सरल से कठिन की ओर। जब बालक को हम सिखाते हैं तो ए, आ, ई, ऊ ये सब सिखाते हैं, ठीक है, हमारी जो वर्णमाला होगी वो समझाएंगे। फिर हम उसको क्या समझाएंगे, वर्ड समझाएंगे, शब्द समझाएंगे, शब्दों से वाक्य समझाएंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब क्या है कि जो परिवार में बालक, जो परिवार में घर में रहकर सामान्य चीजें सीखता है, ठीक है, वो सब जो सामान्य भाषा सीखता है वो सामान्य होती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो विशिष्ट चीजें सीखने लगता है, मतलब जैसे ही उसका परिवार या समाज में परिवर्तन हो जाता है या कोई बाहर जाकर के जाता है, वो तो नई भाषा या नए के शब्दों करेगा, सीखेगा, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाना प्रारंभ कर देगा। फिर क्या है, सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत मैंने आपको बताया ही है पहले अभी कि समाज में जब तक किसी व्यक्ति की भाषा का विकास नहीं होगा, जब तक वह सामाजिकता से न तो प्रभावित हो सकता है, न ही सामाजिकता को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो यहां से फिर क्या है, बहुभाषिता का सिद्धांत। बहुभाषिता का सिद्धांत मतलब जब क्या करेगा बालक, भाषा का विकास हो रहा है तो बहुभाषिता का मतलब जब समाज कक्षाओं में जब रहेगा तो नई नई भाषाओं को सीखने का वो प्रयास करेगा, तो बहुभाषिता का सिद्धांत भी उसको आ जाएगा, मतलब उसको एक भाषा से अलग कई सारी भाषाएं आना स्वाभाविक है, ठीक है। फिर है हमारा कक्षा कक्ष वातावरण, ठीक है, वार्तालाप, जो सुबह बात कर रहे थे हम, डिस्कर्स, ठीक है, कक्षा कक्ष डिस्कर्स मतलब क्लासरूम डिस्कर्स, ठीक है, वो क्या है, कक्षा कक्ष वार्तालाप, कक्षा कक्ष वार्तालाप, ठीक है, कक्षा कक्ष वार्तालाप। यहां से देखिए क्वेश्चन पक्का 100% बनेगा, शिक्षक से पूछ ले, छात्र से पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। एक अच्छे शिक्षक के गुण, अच्छी भाषा अपनी कैसे यूज करनी चाहिए, क्या चीजें, वो सब उसको पता होती है, मतलब पूछेगा एग्जाम में कहीं ना कहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, छात्र शिक्षक, छात्र व शिक्षक। अब जब कक्षा कक्ष की बात हो रही है तो किसकी बात होगी, छात्र और शिक्षक की बात होगी, वार्तालाप, मतलब छात्र और शिक्षक में वार्तालाप होता है, ठीक है, सबसे पहले ये होता है। फिर दूसरा क्या होता है, छात्रों में परस्पर वार्तालाप। जब क्लास में से टीचर चला जाता है तो
छात्र क्या करते हैं, किसी विषय पर या किसी सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर खुद से डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या होती है, छात्रों में परस्पर वार्तालाप होती है। फिर क्या है, विशेषज्ञ वार्तालाप, मतलब कोई चीज छात्र और शिक्षक के बीच में भी सॉल्व ना हो पाए या छात्रों में परस्पर तरीके से भी सॉल्व ना हो पाए तो एक विशेषज्ञ आता है, ठीक है। और विशेषज्ञ और छात्र के बीच में क्या होगा, वार्तालाप होगी, या कुछ विशेषज्ञ आपस में जब डिस्कशन करते हैं तब उनकी वार्तालाप होती है, ठीक है। तो एक कक्षा कक्ष वार्तालाप हो गई। जो मेन पॉइंट है वही मैं समझा रहा हूं आपको, समझ लीजिएगा। कल एग्जाम में अच्छे से करके आइएगा, छोटा एग्जाम है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे, मुझे भरोसा है पूरा ऊपर, ठीक है। फिर क्या है, माध्यम, कक्षा कक्ष का माध्यम, ठीक है, कक्षा कक्ष का माध्यम। इसमें देखिए फिर यहां एक नया शब्द आएगा, सुसंबद्धता, 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 ठीक है। एक शब्द है सुसंबद्धता, 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 ठीक है। इसको समझ लीजिए आप, क्या है ये, इसका छोटा सा मीनिंग समझा रहा हूं, क्रम। मतलब सुसंबद्धता का मतलब यह है कि कक्ष में जब भी वार्ता हो तो क्रम से हो, सिस्टमेटिक। मैंने आपको समझाया है कि पहले एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, जब तक ये स्टेप पूरा नहीं होगा तब तक हम इस स्टेप पर नहीं जाएंगे। ये कहां सिखाया था, शिक्षण में सिखाया था। वही चीज क्या है, भाषा में है। जब कक्षा कक्ष में हम भाषा मतलब संप्रेषण करेंगे, वही संप्रेषण वाली बात, जब हम संप्रेषण करेंगे तो जब तक ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम इस टॉपिक तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहां से कूद के हम इधर उधर भाग गए तो बच्चों को कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है, अधिगम वह नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो सुसंबद्धता मतलब सब चीजें क्या होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। पहले सिस्टमेटिक, एक क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे, थर्ड पूछेंगे, जैसे प्रश्नावली में आप पूछते हो, किसमें पूछते हैं क्वेश्चन, लेसन प्लान के पहला पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपके, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो क्रम से पूछते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं, पहले आसान, फिर थोड़ा भारी, फिर थोड़ा भारी, फिर थोड़ा भारी, और लास्ट में समस्यात्मक प्रश्न तक आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर है हमारा एक शब्द और, इसके बाद है हमारा प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या होती है, देखिए ये होती है अनुकूलन। एक शब्द में इसका बता देता हूं, अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन में क्या होगा, अनुकूलन में होगा क्या, अनुकूल मतलब हमारे अनुसार चीजों का होना, तो हमारे अनुकूल होता है, ठीक है। कभी कभी वातावरण हमारे अनुसार नहीं होता तो हम वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं, उसके अनुकूल बन जाते हैं। तो प्रासंगिकता का मतलब होता है अनुकूलन मतलब जब छात्र शिक्षक मतलब कक्षा कक्ष में क्या होगा, जब छात्र और शिक्षक के बीच क्या हो रहा होगा, वार्तालाप हो रही होगी, तो तब क्या होगा, एक तो स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो अनुकूलन होगा। जब मैं आपको कोई बात स्पष्ट तरीके से, साफ साफ सही तरीके से समझाऊंगा तभी तो आप चीजों को समझोगे, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई बात या मेरा बात करने का या मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए, वार्तालाप ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप पर प्रभाव पड़े, ठीक है। क्योंकि शिक्षक कैसा मतलब शिक्षण कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली, तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली, तो भाषा या वार्तालाप कैसा होना चाहिए, बताइए, प्रभावशाली। कक्षा कक्ष वार्तालाप का माध्यम, यही तो नुकसान होता है रिकॉर्डेड क्लास में। जिस दिन आप लाइव आओगे तो कमियां भी बताते रहोगे हैंड में, ठीक है। वार्तालाप का माध्यम, तो प्रासंगिकता मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए मतलब और आसान होना चाहिए, ठीक है। जो भाषा हम यूज करते हैं, वार्तालाप हम करते हैं कक्षा कक्ष में, तो हमारी जो भाषा है या जो हमारी शब्दावलियां होंगी वो कैसी होंगी,
आसान होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, जो हमारी भाषा या वार्तालाप होगा वो अनुकूलन होगा। अनुकूलन मतलब छात्र और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी, ठीक है। ये चीज समझ गए। फिर देखिए एक टॉपिक आया है आपका, लगभग हम एंड की हो रहे हैं, थोड़ी देर और बस, ठीक है। देखिए इसके बाद टॉपिक है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, ओरल भाषा है ना, ओरल जो हम व्याख्यान मेथड यूज करते हैं, इसका महत्व था, महत्व पूछ लेता है कभी कभी। तो इसका महत्व क्या होगा, एक तो ये सरल होती है समझने के लिए, समझ आता है, ठीक है। मतलब जो मौखिक रूप से हम चीजें समझाते हैं वो आपको सरल रूप से आसान तरीके से समझ आ जाती है, क्योंकि हम उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, स्पष्ट होता है। स्पष्ट मतलब साफ साफ सीधे सीधे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक हमारी क्या होगी, मौखिकता या ओरल लैंग्वेज हमारी काम नहीं करेगी। फिर क्या है, हमारी प्रारंभ करती है। सबसे शुरू में जब हम शिक्षण करने जाते हैं, कक्षा में वार्तालाप करने जाते हैं या अपनी लैंग्वेज का पाठ्यक्रम में यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम आसान भाषा में पहले वार्तालाप ही स्टार्ट करते हैं। जब कक्षा में जाते हैं तो तुरंत जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं क्या, छात्रों के साथ वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, ताकि उनका ध्यान हमारी तरफ और हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता रहे, उनकी इच्छा शक्ति मतलब जो उनका कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता रहे, ठीक है। मतलब वो ध्यान पूरी तरह से हमारे ऊपर लगाएंगे। फिर क्या है, हमारा विचारों को आसान तरीके से सामने के सामने रखता है, और हमारे भाषण, ठीक है, लेक्चर देने का जो मेथड है उसको भी सिखाता है और इजी बनाता है। क्योंकि छात्रों के सामने जब हम ओरल बोलेंगे, व्याख्यान करेंगे, तो छात्र भी कहीं ना कहीं वो उस प्रवृत्ति को ग्रहण करेंगे, तो वो भी आने वाले समय में ये क्या होंगे, वक्ता बनेंगे, ठीक है। इस तरह से होगा। अब देखिए आगे लास्ट टॉपिक आपका प्रश्न। प्रश्न क्या होते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। और प्रश्न कैसे होते हैं, देखिए कितने प्रकार के होते हैं। प्रस्तावना, प्रश्न, ठीक है। दूसरा बोधात्मक, बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक, विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। और फोर्थ है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। पुनरा में ये नहीं आएगा शायद, ये आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न और प्रस्तावना प्रश्न, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे जानते हो जरा याद करो थोड़ा, ठीक है। कैसे, लेसन प्लान, लेसन प्लान जो आपने बनाया था, लेसन प्लान में सारे सब यूज होते हैं, तो इनका उपयोग आप अच्छे से जानते हैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, इसमें जांचने का प्रयास करते हैं, चेक करने का प्रयास करते हैं कि बालक को पूर्व ज्ञान कितना है नवीन ज्ञान को देने से पहले, ठीक है। इसके बाद हमारा बोधात्मक है। बोधात्मक में जब चीजों को हम बालक को समझा देते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, स्पष्टीकरण कर देते हैं, तो उनको कितना समझ में आया ये जांचने के लिए हम कहते हैं बोधात्मकता का यूज करते हैं। विकासात्मकता, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, बालकों के जो ज्ञान को विकास करना, ठीक है, तो ये विकासात्मक प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं, सबसे लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, पूरा सिलेबस खत्म, मतलब हमारा जो टॉपिक खत्म हो जाए, तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज आपके लिए बहुत कुछ हो गया होगा, सब चीजें समझ गए होंगे। एक क्या बचा, विचार गोष्ठी, ठीक है। विचार गोष्ठी टॉपिक बचा है जिसको हम सेमिनार कहते हैं। सेमिनार में देखिए एक बात होती है, क्या एक टॉपिक पहले से डिसाइड होता है एक टॉपिक पहले से डिसाइड होता है, ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, इन सब में होती है, स्कूलों में होती है सेमिनार, ठीक है। सेमिनार में हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं और जो टॉपिक पहले से पता हो उसके ऊपर उसके विशेषज्ञ बोलते हैं, ठीक है, ये होता है सेमिनार। अब आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज, सब बच्चों तक पहुंचाइए इस वीडियो को ताकि उनकी हेल्प हो जाए, और सब्सक्राइब कराइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।